दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित लेख डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रेडिट थ्रू डिजिटल लैंडिंग और बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स क्रॉस 410 मिलियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों के वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY से बड़ी तादाद में लोग लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने वाली इस योजना के तहत 6 जनवरी 2021 तक जनधन खातों की कुल संख्या 41 करोड़ के पार चली गई है। वहीं इसके अंतर्गत शून्य बैलेंस वाले खातों की संख्या मार्च 2015 के 58% से कम होकर 7.5% पर आ गई है। इससे हर जनधन खाता धारक के द्वारा इसके सही उपयोग और अनुकूलन के साफ संकेत दिख रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जनधन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। उसी साल 28 अगस्त को इस योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार ने 2018 में ज्यादा सुविधाओं और लाभों के साथ इस योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया। योजना के दूसरे संस्करण में प्रत्येक परिवार के स्थान पर हर उस व्यक्ति को लक्ष्य बनाने का निर्णय लिया गया जो अभी तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे। इसके अलावा 28 अगस्त 2018 के बाद खुले जनधन खातों पर रुपे कार्ड के धारकों के लिए निशुल्क दुर्घटना बीमा का कवर 2 गुना यानी 2 लाख रुपए कर दिया गया। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि बैंकों ने 8 जनवरी 2021 तक 1.68 लाख करोड़ की क्रेडिट सीमा के साथ 1.8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC जारी किए हैं। ये आंकड़े भारत में तेजी से बढ़ते वित्तीय समावेशन की तस्कीद करते हैं। लेकिन इन सरकारी दावों की जमीनी हकीकत कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी और ज्यादा कोशिशें किए जाने की जरूरत है। ऐसे में वित्तीय समावेशन और इससे जुड़े पहलुओं को समझना जरूरी हो जाता है। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वित्तीय समावेशन क्या है। बैंक के संदर्भ में वित्तीय समावेशन का तात्पर्य अब तक बैंकों से दूर रह गए लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना है। इसका अहम मकसद समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग को सस्ती दर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यहाँ बैंकिंग सुविधाओं से तात्पर्य खाते खोलना, ऋण, भुगतान, प्रेषण, बीमा आदि सुविधाएं मुहैया कराए जाने से है। वित्तीय समावेशन में और भी कई बातें शामिल होती हैं। मसलन उन लोगों और उद्यमों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना जिनके लिए वित्तीय क्षेत्र की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा जिन लोगों तक न्यूनतम वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हैं उनके लिए वित्तीय सेवाओं को और गहन बनाना, साथ ही वित्तीय साक्षरता एवं उपभोक्ता संरक्षण में बेहतरीन लाना ताकि जिन लोगों को वित्तीय उत्पादों की पेशकश की जाती है वह उनके संदर्भ में सही निर्णय ले सके। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी पटरी पर आ सकती है जब उस देश के आम आदमी को भी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इस दिशा में वित्तीय समावेशन काफी कारगर साबित हो सकता है। जहां एक तरफ इससे समाज में कमजोर तबके के लोगों को उनकी जरूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन की बचत करने और आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है, वहीं दूसरी तरफ इससे देश की पूंजी निर्माण दर में बढ़ोतरी भी होगी। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि वित्तीय समावेशन के क्या उद्देश्य हैं। तो आइए बढ़ते हैं वित्तीय समावेशन की विशेषताओं और उद्देश्यों की तरफ। दुनिया भर में वित्तीय समावेशन को आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना जा रहा है। इससे औपचारिक वित्त तक पहुंच से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है, आर्थिक झटके की संभावना कम हो सकती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकता है। 2030 के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG में वित्तीय समावेशन 7वां लक्ष्य है। इसे दुनिया भर में विकास हासिल करने के लिए एक अहम प्रवर्तक के रूप में देखा जा रहा है। इसे हासिल करने के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति यानी NSFI तैयार करने की आवश्यकता है और पिछले 1 दशक में वैश्विक स्तर पर इसे अपनाने में काफी तेजी आई है। RBI के मुताबिक 2018 के मध्य तक चीन, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित
35 से अधिक देशों में एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति है। इन देशों ने इस रणनीति में कुछ सामान्य विषयों मसलन लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण, पेमेंट मैकेनिज्म्स के अपेक्षित अवसंरचना को मजबूत करना, मजबूत नियामक ढांचे, नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग और वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना इत्यादि शामिल किया है। लिहाजा इस वैश्विक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति यानी FIAC के तत्वाधान में RBI ने 2019 से 2024 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति यानी NSFI तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी। RBI ने इसके लिए 6 रणनीतिक उद्देश्यों की पहचान की थी। पहला, वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच। दूसरा, वित्तीय सेवाओं का बेसिक बुके प्रदान करना। तीसरा, आजीविका और कौशल विकास तक पहुंच। चौथा, वित्तीय साक्षरता और शिक्षा। पांचवा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एवं शिकायत निवारण। और छठा, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन यानी प्रभावी समन्वय। इस विजन को हासिल करने के लिए RBI ने कुछ लक्ष्यों की पहचान भी की है। इनमें मार्च 2020 तक 5 किलोमीटर के दायरे वाले हर गांव अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में 500 घरों के छोटे गांव को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना शामिल है। साथ ही इसमें मार्च 2022 तक कैशलेस सोसाइटी की ओर बढ़ने और बुनियादी ढांचा बनाने के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि प्रत्येक वयस्क को मार्च 2024 तक मोबाइल डिवाइस के जरिए वित्तीय सेवा प्रदाता तक पहुंच सुलभ हो सके। आजादी के बाद से भारत ने आर्थिक प्रगति की दिशा में बेशक बेहतरीन उन्नति की है, किंतु व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए हमें अभी कुछ और मंजिलें तय करनी हैं। इस दिशा में अभी भी ऐसी कई बाधाएं हैं जो वित्तीय समावेशन के मकसद को हासिल करने की दिशा में आड़े आती हैं। तो आइए जानते हैं वित्तीय समावेशन की राह में क्या है प्रमुख अड़चनें। वित्तीय समावेशन से वंचित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा है। दुनिया भर में दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तबके के अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो इससे वंचित हैं। यह सिर्फ वित्तीय प्रणाली के अल्प विकसित होने के कारण नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ऐसा करना लाभप्रद नहीं होता है। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के मुताबिक इन बाधाओं की विशेषता को IIT के जरिए समझा जा सकता है। यहाँ पहले I का तात्पर्य इंफॉर्मेशन यानी सूचना, दूसरे I का मतलब इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन और T का तात्पर्य ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी लेन देन की लागत से है। वित्तीय सेवाओं से वंचित लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हो सकते हैं अथवा उनका ताल्लुक ऐसे समुदाय अथवा समाज के ऐसे तबके से हो सकता है जो अनौपचारिक रूप से आर्थिक गतिविधियों में रत हों, जो इन गतिविधियों का रिकॉर्ड ना रखते हों या यूं कहें जिन्होंने करारों अथवा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ना किए हों। अक्सर ऐसे लोग संपत्ति के स्वामी नहीं होते और उनके पास नियमित आय के स्रोत नहीं होते हैं। चिंता का दूसरा विषय प्रोत्साहन है। उदाहरण के लिए ऋण आसानी से तभी उपलब्ध होते हैं जब ऋण दाता को यह लगने लगे कि ऋण चुकाया जा सकता है। तीसरी बाधा लेन देन की लागत होती है। चूंकि गरीब छोटे किसान अथवा उद्यमों द्वारा किए जाने वाले लेन देन छोटी राशि के होते हैं, किंतु लेन देन की निर्धारित लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। 10,000 के ऋण के लिए आवेदन करने वाले ग्राहक से फॉर्म भरवाने और आवश्यक दस्तावेज तैयार करवाने में उतना ही समय लगता है जितना कि 10 लाख रुपए का ऋण लेने वाले किसी अन्य ग्राहक की सहायता करने में। न्यूनतम लाभ यानी कि बॉटम लाइन के प्रति जागरूक रहने वाला कोई भी बैंक स्वाभाविक रूप से छोटे ग्राहक की तुलना में बड़े ग्राहक को प्राथमिकता देगा। जमीनी स्तर पर अक्सर यही टेंडेंसी देखी जाती है। इसके अतिरिक्त भी ऐसे कई कारक हैं जो वित्तीय समावेशन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि बैंक द्वारा मामलों का शीघ्र निपटान न करना, उन्नत तकनीक का अभाव, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक जरूरी प्रोडक्ट्स की कमी, उत्पादों का समुचित मूल्य न होना, बैंकों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव, वित्तीय समावेशन की दिशा में काम करने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन में कमी, KYC जैसी अड़चनें, निष्क्रिय खाते इत्यादि। लिहाजा यहाँ कहा जा सकता है कि देश के कोने कोने में बसे लोगों तक वित्तीय सेवाएं तभी मुहैया हो पाएंगी जब उपर्युक्त समस्याओं का समाधान हो सके। सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। बढ़ते हैं वित्तीय समावेशन की चुनौतियों के समाधान दिशा में किए गए प्रयासों की तरफ। गौरतलब है कि देश में तकरीबन 6 लाख गांव हैं। हर गांव में ईंट पत्थर से बनी शाखा खड़ी करना तो संभव नहीं है, लेकिन 2000 से अधिक की आबादी वाले गांव में शाखा खोलने की संभावना तलाशी जा सकती है।
जबकि छोटे एवं दूर दराज के क्षेत्रों के लिए मोबाइल बैंकिंग शुरू की जा सकती है। जैविक सूचना पर आधारित बायोमेट्रिक ATM कार्ड की व्यवस्था एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लोगों को डोर टू डोर कैश इन एंड कैश आउट की सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से RBI ने 2006 में व्यवसाय प्रतिनिधियों यानी BC की अवधारणा शुरू की थी। वहीं 10 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 2019 से 2024 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति यानी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जारी की। इस रणनीति का मकसद भारत में वित्तीय समावेशन नीतियों के दृष्टिकोण और लक्ष्यों को निर्धारित करना है। यह रणनीति RBI द्वारा केंद्र सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों मसलन SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्राप्त इनपुट से तैयार की गई है। RBI द्वारा जारी यह रिपोर्ट वित्तीय समावेशन को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में संदर्भित करती है, जिससे एक किफायती लागत पर कमजोर समूहों और कम आय वाले समूहों के लिए समय पर और पर्याप्त क्रेडिट मिल सकेगा। साथ ही इससे ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ाने, गरीबी और आय की असमानता को कम करने और लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा देश में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना काफी अहम है। इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजना खाता धारकों को एक्सीडेंटल डेथ अथवा डिसेबिलिटी कवर, जबकि अटल पेंशन योजना खाता धारकों को पेंशन कवर प्रदान करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम और प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना भी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में शुरू की गई प्रमुख योजनाएं हैं। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत के सम्मिलित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जैम त्रयी यानी जैम ट्रिनिटी यानी जन धन आधार मोबाइल की आधारशिला रखी गई। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुंचने में जैम त्रयी की भूमिका काफी सराहनीय रही, लेकिन अभी भी इस दिशा में और प्रयास किए जाने की जरूरत है। ऐसे में सवाल है, क्या हो आगे की राह? देश में वित्तीय समावेशन की सही स्थिति के आकलन के लिए बैंक खातों को जनगणना की एक मद के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही सरकार और बैंकों के स्तर पर दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि किसी उद्देश्य को दृढ़ इच्छा शक्ति का साथ मिल जाए तो वह निश्चय ही पूरा होती है। भ्रष्टाचार से निपटने हेतु जिस प्रकार सरकार ने सूचना का अधिकार विधेयक लाया था, उसी प्रकार बैंकिंग का अधिकार विधेयक भी लाया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक वयस्क के लिए एक बैंक खाता अनिवार्य कर देना चाहिए। सरकार को प्रत्येक सुविधा के लिए बैंक खाता अनिवार्य कर देना चाहिए। सभी प्रकार की सरकारी सहायता बैंक खाते के जरिए ही दी जानी चाहिए। साथ ही बैंकों को वित्तीय समावेशन को अपनी कॉर्पोरेट योजना का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नो फ्रिल खाते निष्क्रिय ना हो पाए। लोगों को नियमित लेन देन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए इन खातों में कम राशि की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंकिंग स्टाफ सदस्य वित्तीय समावेशन को एक अवसर के रूप में देखें। बेशक बहुत से लोग नो फ्रिल खातों में मनरेगा जैसी योजनाओं का पैसा जमा होते ही पूरा का पूरा निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ऐसी निकासी में थोड़ा ठहराव आएगा और खातों में पैसा बचना शुरू होने लगेगा। कमजोर वर्ग के लोगों के खाते खोलने से उनकी छोटी छोटी बचतें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में आएंगी और बैंकों को बड़ी संख्या में कम लागत पर जमा मिलेगी। इससे थोक जमा राशियों पर उनकी निर्भरता कम होगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों को चाहिए कि वे प्राइवेट बैंकों के गांवों तक पहुंचने से पहले ही उन गांवों में अपनी पहुंच सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा बैंक प्रबंधन को शाखाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ की भर्ती करने के साथ साथ अन्य आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। वित्तीय समावेशन की चुनौतियों के समाधान की दिशा में शाखा रहित बैंकिंग प्रणाली कारगर साबित हो सकती है। वित्तीय समावेशन ही वह कदम है जो किसी भी देश में सामाजिक आर्थिक खाई को पाट सकता है और सामाजिक समावेशन का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। वित्तीय समावेशन देश के सामाजिक आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ है।
इस कथन का विश्लेषण कीजिए। मौजूदा वक्त में वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में क्या क्या चुनौतियां हैं, इनके समाधान के लिए सुझाव दीजिए।